आज से हम राजनीति यानी पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में समझेंगे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग आयामों में इस सिद्धांतों के स्वरूप में दिया गया है। जिसमें आप देखते हो कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है या वैकल्पिक विषय है, उसमें सबसे पहले जो राजनीति विज्ञान है, इसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल सिद्धांत या हम पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीति सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत जो विचारधाराएं रही हैं, जो विचारक रहे हैं, राइट, तो उन्होंने किस प्रकार से दर्शन के रूप में राजनीति को देखा है, दर्शन के रूप में राजनीति को देखा है। तो दर्शन क्या है? एक प्रकार का एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जो विचारक होते हैं वो अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, उसको समझते हैं, इसके बाद निष्कर्ष देते हैं और क्या सही है क्या गलत है उसके आधार पर वो अपना परिणाम निर्धारित करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे कि पहला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कि जो दर्शन रहे हैं उसमें बहुत सारे दर्शन रहे हैं, जिसमें देखा जाए कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को केंद्र रखते हुए अलग अलग विचार से दर्शन दिया गया है। आपने देखा हो उदारवादी विचारधारा रही हो, चाहे वो समुदायवादी विचारधारा रही हो, ठीक, चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा रही हो, चाहे वो नारीवाद रहा हो। तो इनके जो विचार रहे हैं, इन्होंने मनुष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रेरणा को साबित किया है, अपने विचारों को व्यक्त किया है। और वो विचार जो हैं वो अलग अलग मानदंडों, अलग अलग नियमों या अलग अलग फिलॉसफी के आधार पर उन्होंने डिस्कशन करते हुए उसको वर्गीकरण किया है। तो इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि उदारवादी जो विचारधारा थी वो सबसे पहले एक फिलॉसफी के रूप में देखने को मिलती है। तो उदारवादी की विचारधारा के समझ में अगर आप समझ लोगे तो यहाँ आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मानव के जीवन में किस प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए, कि मनुष्य को किस प्रकार से अपने जीवन को अभिव्यक्त करते हुए एक जीवन की कई सारी ऐसी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं जो निरंतर मनुष्य उनसे प्रभावित रहता है, राइट। तो इनको सभी को दिशा निर्देश करते हुए जब उदारवादी विचारधारा आई, तो उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत आप देखते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा हो उसमें उदारतापूर्ण नीति को अपनाया गया। और वो नीति जो रही है मनुष्य को केंद्र में रखते हुए हर जगह मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। चाहे मनुष्य किसी भी कृत्य को अगर करता है, मनुष्य चाहे वो किसी भी कृत्य को करता है तो वो मनुष्य की एक अपनी लाभान्वित जीवन के लिए या अपने जीवन को उपयोगी बनाने के लिए वो प्रयास करता है, राइट। तो उस मनुष्य पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो दृष्टिकोण रहा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, आप समझिए सबसे पहले हम पॉलिटिकल थ्योरी जो पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें आप जानते हो कि राजनीति सिद्धांत, और राजनीति सिद्धांत का मतलब यही होता है, राजनीति सिद्धांत, आप पहले इसको समझ लो। राजनीति सिद्धांत एक होता है राजनीति विज्ञान और एक होता है राजनीति सिद्धांत। देखो इसमें बेसिक क्या डिफरेंस है, पहले आप ये समझिएगा कि सिद्धांत किसे कहते हैं। आपको इतना तो पता ही है कि राज्य से संबंधित कोई नीति होती है, वो नीति जो है एक प्रकार का ऐसा दर्शन होता है जो राज्य को परिभाषित करता है अलग अलग मानदंडों में, और वो मनुष्य का अपना अपना एंगल होता है, उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। वो एक राज्य की नीति को परिभाषित करते हैं कि राज्य की जो नीति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उससे रेलिवेंट जो मानदंड दिए जाते हैं, उससे रेलिवेंट जो मानदंड दिए जाते हैं और उन मानदंडों की कोई व्याख्या निर्धारित की जाती है, उस व्याख्या के आधार पर मनुष्य अपने को प्रभावित करता है, और वही प्रभावित करने की एक जो गणना होती है उसे हम बोलते हैं सिद्धांत। तो यहां आप समझ लीजिए कि राज्य की नीति यानी कि राज्य जो है एक प्रकार की, राज्य तो आप जानते ही हो, ठीक, उससे संबंधित अगर कोई दर्शन है और उस दर्शन में आप देखोगे कि मनुष्य जो है अपने अलग अलग एंगल के आधार पर उस पर विचार विमर्श करता है, ठीक, अलग अलग उस पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। कोई भी आप दर्शन ले लो, ठीक, इस बिंदु को ले लो, इस बिंदु के प्रति मनुष्य के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो इसको वो क्या करते हैं, एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विचारधाराएं और अलग अलग उसमें मानदंड निकलते हैं, अलग अलग आयाम निकलते हैं। तो हर मनुष्य
जिसका एंगल उसके प्रति है, उस केंद्र के प्रति है या इस बिंदु के प्रति है, तो हर मनुष्य की धारणा देखोगे अलग अलग मिलेगी, थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ओके, तो आप देखोगे कि एक केंद्र पर अलग अलग विचार ही आप देखोगे मनुष्य को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं, और मनुष्य को प्रभावित करने के आधार पर मनुष्य उस पर कितना प्रभावित होता है या मनुष्य को वो कितना प्रभावित करते हैं, यही सभी की जो गणना होती है जीवन में कितनी उपयोगी होती है, कितनी सही या कितनी गलत है, उनको हम एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं, वही होती है राजनीतिक सिद्धांत। राइट, अब आती है राजनीति विज्ञान। तो विज्ञान आपने देखा हो एक प्रकार की, देखा जाए तो विज्ञान एक ऐसी एक प्रकार की एक अनुसंधान के रूप में होती है, जो राजनीति के में जो विशेषज्ञ होते हैं वो निरंतर क्या करते हैं, वो उस पर अनुसंधान करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। राइट, और वो रिसर्च करके क्या है, नए नए मानदंडों को उसमें ऐड करते हैं। तो एक्चुअली में आप देखोगे कि राजनीति विज्ञान जो है एक काफ़ी बड़ा विस्तृत सिद्धांत है, और वो विस्तृत सिद्धांत में क्या है कि नए नए आयामों को भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। राइट, नए नए आयामों को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा विज्ञान होती है, और विज्ञान में अगर हम कोई राजनीतिक शब्द है और राजनीति है, और राजनीतिक शब्द में राजनीतिक विज्ञान या हम राजनीति विज्ञान बोलते हैं, तो राजनीति के अंतर्गत, राज्य की नीतियों के अंतर्गत अगर हम कोई नए नए सिद्धांतों के माध्यम से उसमें कुछ ऐड करते हैं और वो राजनीति सिद्धांत क्या है, एक विस्तृत होता चला जाता है, वो एक्चुअली में विज्ञान ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें नए नए चरण आते रहते हैं और वो उसमें समाहित होते रहते हैं। और विज्ञान जो है एक अनुसंधान पर डिपेंड होती है। जैसे जैसे राजनीति संबंधित हम कोई नई नई विचार लाते हैं, नई नई धारणाएं लाते हैं, और वो धारणाओं को हम राजनीति के अंतर्गत ऐड करते जाते हैं, तो वही एक्चुअली में राजनीति विज्ञान बनता रहता है। और राजनीति सिद्धांत को आपको पता ही है कि किसी क्षेत्र पर अगर कोई अलग अलग मानदंडों के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपने अपने विचारधाराएं रखता है, वो विचारधाराओं से वो कितना प्रभावित होता है, कितना नहीं होता है, कितना होता है, कितना नहीं होता है, उस अकॉर्डिंग वो गणना की जाती है, वो राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत ही होती है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है और कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। चलिए, तो इससे संबंधित आप देखोगे कि जो दर्शन है, वो दर्शन है, तो दर्शन क्या हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में आप दर्शन ले सकते हो। अगर मुझे दर्शन के आधार पर अगर फिलॉसफी में देखा जाए, तो दर्शन एक प्रकार का ऐसा एक पार्टिकुलर एक शब्द है जिसका कोई एक निश्चित कोई एक किनारा नहीं होता है, यानी कोई उसका एक निश्चित सीमा नहीं होती है। वो एक प्रकार की देखा जाए, जितना आप उस पर स्वविवेक से सोच लोगे या जितना आप विचार व्यक्त कर लोगे, उतना वो दर्शन के ही अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आप चाहे नीति मीमांसा हो या तत्व मीमांसा हो, ये सभी जो फिलॉसफियां हैं वो एक दर्शन के ही भाग है। इन सिद्धांतों पर ही मनुष्य क्या है, अपने जीवन में उलझा हुआ है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन में उलझा हुआ है, इसकी कोई वो तोड़ नहीं निकाल पाता। निरंतर वो प्रयास करता है, क्या सही क्या गलत, क्या मनुष्य क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, क्या वो फिलॉसफी को क्या सोच रहा है, ठीक है, क्या वो सत्य क्या है, गलत क्या है, सत्य असत्य में परिवर्तन करता है, पाप पुण्य में करता है। तो ये क्या है, वो दर्शन के आधार पर ही मनुष्य अपने को विवेक स्वरूप वो क्या है, उस पर चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर वो क्या है, अपने को उसमें सोचता रहता है, उसमें अपने को ढालता रहता है। तो वो एक नए आयाम या नए निष्कर्षों पे, परिणाम पे जब वो पहुंचता है, तो वो एक थ्योरेटिकल रूप में वो प्रयास देने का प्रयास करता है कि हाँ, दर्शन ऐसा होना चाहिए, फिलॉसफी ऐसी होनी चाहिए। राइट, तो वो हर मनुष्य की अलग अलग धारणा होती है। ठीक है, अब ऐसा है कि एक मनुष्य अगर उस चीज में काफी पार्टिकुलर का ज्यादा ज्ञान है, तो हो सकता है उसमें अन्य पुरुष हैं उसकी प्राथमिकता दे दें, उसकी सार्थकता दे दें। राइट, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो इस चीजों में चरणों से गुजरता है, जो इन चीजों से अपने को ढालता है, तो उसके सिद्धांत या उसके दर्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो यही आप समझिएगा। अगर इसकी परिकल्पना हम समझें, इसकी हम परिकल्पना करें, तो आप ये समझिए कि राजनीति सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत हम वो सभी चरणों को प्रकट करने का प्रयास करेंगे जो मनुष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं कि मनुष्य किन किन विषयों के आधार पर अपने को उपयोगी मानता है, या मनुष्य को कैसे अपने जीवन में किन दर्शन के माध्यम से स्वयं को विकसित कर सकता है।
राइट। या दूसरी कंडीशन इसमें हम देख सकते हैं कि मनुष्य का जो आधार है, मनुष्य का आधार है वो किन चरणों से है, किन चरणों से है या किन सिद्धांतों के आधार पर है, ये सभी हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। राइट। तो इसकी परिकल्पना को अगर हम देखें तो इसके सही कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदारवादी चरण आता है। राइट। तो उदारवादी विचारधारा है और उदारवादी एक दर्शन ही है, हम इसको ये दर्शन भी कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत समुदायवादी विचार है। ठीक। इसी में नारीवाद आता है, बहुसंस्कृतिवाद आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सब आगे डिटेल से समझेंगे। ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार के ऐसे दर्शन होते हैं जो मनुष्य को जीवन में, जो मनुष्य को जीवन में कैसा बनना चाहिए या कैसे मार्ग को अपनाना चाहिए या मनुष्य किन चीज़ों से प्रभावित होकर अपने जीवन को व्यक्त कर रहा है, ये सभी जो मनगढ़ंत अभिवृत्तियां हैं या मनगढ़ंत जो प्रवृत्तियां हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं विचारधाराओं से ही उलझी हुई हैं, इन्हीं से ही मनुष्य अपने जीवन को निरंतर प्रभावित हो रहा है और वो अपने जीवन को सर्वाइव कर रहा है। राइट। तो आप ये समझ लो। अब बात हम ये करते हैं कि उदारवादी जो विचारधारा थी इसके क्या मायने हैं। उदारवादी विचारधारा, सबसे पहली विचारधारा हम देखेंगे उदारवादी विचारधारा आती है और इसके बहुत सारे इसके समर्थक रहे हैं। ठीक है। और उस उदारवादी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक उदारतापूर्ण एक विचार है जो मनुष्य को कहीं ना कहीं स्वयं को ऊपर देखने को प्रयास करता है, स्वयं को एक केंद्र में रखते हुए देखने का प्रयास करता है। यानी कि मनुष्य के सिवाय और कुछ है ही नहीं, सब कुछ मनुष्य ही करता धरता ही मनुष्य है। और मनुष्य है वो एक स्वतंत्र विवेकशील प्राणी है और निरंतर वो क्या कर रहा है, अपने को विकसित करने का प्रयास करता है। राइट। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे तो उदारतापूर्ण जो नीति है उससे संबंधित एक विचार है। एक विचारधारा क्या है, एक दर्शन होती है। विचारधारा का मतलब ऐसा होता है कि एक प्रकार का ऐसा दर्शन होता है जो अलग अलग दृष्टिकोण में मनुष्य देखता है, अलग अलग दृष्टि से मनुष्य देखता है। यानी कि जैसे हम जीवन में कुछ देख रहे हैं तो वो देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम किसी पार्टिकुलर किसी भी एक हम निर्जीव वस्तु को देखें तो उस वस्तु वो एक ही रूप है, एक ही चीज है, लेकिन उसे देखने के नजरिए अलग अलग होते हैं। हर मनुष्य का अपना अलग अलग देखने का तरीका होता है। ठीक है। जिसमें आपने एक पूरी स्यादवाद को आपने पढ़ा होगा, जो स्यादवाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है। वो जैन 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 जो जैन धर्म रहा है उसका एक स्यादवाद। ठीक है। तो उसमें देखना कि एक हाथी है, उस हाथी को अलग अलग दृष्टिकोण से मनुष्य देखता है। ठीक। किसी ने पैर को देखा, किसी ने उसकी पूंछ को देखा, किसी ने उसके पेट को देखा। राइट। तो किसी ने उसकी सूंड को देखा। तो हर मनुष्य है वो हाथी ही, लेकिन उसे देखने के तरीके अलग अलग हैं। इसका मतलब एक केवल कुछ नहीं है, केवल एक समझाने का एक तरीका है कि विचार के अंतर्गत मनुष्य की जो फिलॉसफियां हैं, मनुष्य की जो धारणाएं हैं, मनुष्य के जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका दृष्टिकोण जो होता है वो एक ही होता है। बात समझ रहे हो। देखने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन बेसिकली वो पार्टिकुलर जो वस्तु है या पार्टिकुलर कोई भी चीज है वो एक ही है। चाहे हम ब्रह्मांड की बात कर लो, ठीक, ब्रह्मांड की बात कर लो तो ब्रह्मांड में चारवाक की एक अलग नीति रहती है। ठीक। वो अपनी एक तत्व की मीमांसा के आधार पर उस चीज को देखते हैं। राइट। और कुछ उदारवादी दर्शन है या कुछ ऐसे भी फिलोसफर दर्शन को जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हैं तो उस चीज को नीति मीमांसा के आधार पर भी देखते हैं। लेकिन चीज वही है, चीज वही है, लेकिन दर्शन है अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो वही चीज हम इसमें आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि उदारवादी जो चरण है इसके क्या मायने हैं, क्या इसके मायने हैं। और मायने के साथ अगर आप देखोगे कि क्या मायने हैं, दूसरी कंडीशन इसके क्या चरण हैं, इसके क्या चरण हैं आप ये समझ लो। तीसरी इसमें आती है कि उदारवाद से संबंधित, उदारवाद से रेलिवेंट करती हुई कुछ और भी चरण आते हैं या इनसे या हम कह सकते हैं उदारवाद बनाम जैसे बहुसंस्कृतिवाद है। ठीक। उदारवाद बनाम बहुसंस्कृतिवाद या उदारवाद बनाम हम कह सकते हैं इसमें समुदायवाद।
राइट। यानी कि इनके बीच जो है तर्क वितर्क, यानी कि मनुष्य की जीवन की एक परिकल्पना को इनमें निहित किया गया है कि मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, या मनुष्य किस उद्देश्य के लिए आया है और मनुष्य का जीवन किस प्रकार का है। राइट। या वो किसी भी अलग से किसी वस्तु द्वारा प्रतिबंधित है, या कोई ऐसी एक विचारधारा है जो कहीं ना कहीं मनुष्य को बाधे हुए है, क्या उससे प्रतिबंधित है। राइट। तो इनसे ये उदारवादी हैं या कोई भी संस्कृतिवादी है, चाहे वो समुदायवादी हो, बस वो यही मनुष्य को ही ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी नीतियों को देते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें ये जानने का प्रयास करते हैं कि उदारवादी के अंतर्गत एक्चुअली में हम पढ़ते क्या हैं, उदारवादी विचारधारा में हम पढ़ते क्या हैं। तो आप जानते हो कि उदारवादी विचारधारा के उत्पन्न होने के पहले कारण समझ लो, उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो उत्पत्ति थी, इसकी जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले यूरोप में देखने को मिलती है। और यूरोप में देखा जाए, पहले ब्रिटेन जो क्षेत्र था, राइट, पहले ब्रिटेन का ही सबसे ज़्यादा उस समय देखा जाए तो कब्जा रहा है। जैसे कि इंग्लैंड की क्रांति के बाद आप देखोगे तो पहले वहाँ पे शासक हुआ करते थे, राइट, शासक हुआ करते थे। और शासक आप देखोगे तो इंग्लैंड की क्रांति से पहले आप देखोगे कि वहाँ पर जो राजा रहते थे, ठीक, जो लॉर्ड वगैरह लगाते थे वहाँ पे राजा रहते थे। तो उन राजाओं के यहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ की जो व्यवस्था थी वो समाज कई वर्गों में विभाजित था, समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसमें आप देखोगे कुछ एक ऐसा वर्ग था जो कुलीन वर्ग था, राइट। और कुलीन वर्ग आप देखोगे ये सीधा सीधा राजा से प्रभावित रहता था, यानी कि राजा के साथ में ही काम करता था, यानी कि जैसा राजा कहता था उस अकॉर्डिंग कहता था, उस अकॉर्डिंग ही निर्णय फैसले लिए जाते थे। दूसरी कंडीशन इसमें थी कि जो राजा था वो जो कुलीन वर्ग थे उनका एक अपने आपस में एक गोलमोल रहता था, या हम कह सकते हैं कि उनके बीच जो भी निर्णय फैसले लिए जाते थे वो कुलीन वर्ग के साथ साथ राजा के आपसी एक निर्णय हुए करते थे, ठीक है। तो इनके एक अपने निर्णय होते थे। इसी में आप व्यवस्था में आप समाज का वर्गम देखोगे तो मध्यम वर्ग भी था उसी में के अंतर्गत। तो इसमें आप देखोगे कि ऐसे लोग होते थे जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर के लोग हैं, क्योंकि उस समय देखा जाए तो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति भी स्टार्ट हो गई थी, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण हम समझ सकते हैं या औद्योगिक क्रांति। और इटली में आप देखोगे तो इससे पहले पुनर्जागरण काल, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति भी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि औद्योगिक क्रांति में जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि कुछ इंजीनियर क्षेत्र में काम करने लगे थे, स्वयं को विकसित करने लगे थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति होने लगी। और वैज्ञानिक क्रांति भी हम कह सकते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि उस समय जो व्यवस्था थी शासक वर्ग की, तो वो कुलीन वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे और निम्न वर्ग थे, राइट, निम्न वर्ग थे। लेकिन जब देखा जाए तो ये जो लोग थे ये मध्यम वर्ग थे, लेकिन इन्हें ये काफ़ी बुद्धिजीवी लोग थे, राइट, ये बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे। और इन्हीं बुद्धिजीवी लोगों ने ही क्या किया था, इनके साथ मिलकर, निम्न वर्गों के साथ मिलकर क्रांति की थी। उसे हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, या वहाँ बोलते हैं इंग्लैंड की क्रांति, राइट। तो वहाँ पर जो राजा था उस राजा को क्या कर दिया, हटा दिया गया था, सत्ता से हटा दिया गया था। और वहाँ पे जो लॉर्ड था, जो राजा हुआ रानी हुआ करते थे, वहाँ पर वो एक प्रकार से देखे जाएं तो नाम मात्र के फिर कर दिए गए थे। और वहाँ पे व्यवस्था जो कर दी गई थी वो देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी गई थी, राइट। राजा ने वहाँ स्वतंत्रता दे दी गई थी, जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकारों का जो मैग्ना कार्टा, एक जो मैग्ना कार्टा शब्द आया था वो वहीं से आया था। उसका एक अर्थ था बिना सीमित की स्वतंत्रता, किसी प्रकार की स्वतंत्रता पर सीमित नहीं लगाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे वो राजा ने उसने घोषणा कर दी थी, तो उसी को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। लेकिन उसका ही विचार इसमें देखने को मिलता है उदारवादी। और उदारवादी आप देखोगे इसमें जो उत्पन्न होने के कारण यहीं से निकलते हैं। दूसरी आप देखोगे औद्योगिक क्रांति भी थी, तो औद्योगिक क्रांति भी उस समय चलने लगी थी, क्योंकि लोग बुद्धिजीवी होने लगे थे। तो उद्योग क्षेत्रों में निरंतर मशीनरीकरण, उद्योग क्रांति में आप देखोगे
तो छोटे छोटे उद्योगों का विकास वो तो पहले ही से ही था, लेकिन पुनः डेवलप होने लगा था। दूसरी बात है वैज्ञानिक क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्रांति भी हम कह सकते हैं इसी में। तो वैज्ञानिक क्रांति में आप देखोगे तो नई नई जो तकनीकें थी, अनुसंधान थे, वो होने लगे थे। नई नई तकनीकी है, वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, नई नई तकनीकों के अंतर्गत आप देखोगे जो अनुसंधान है, तो अनुसंधान आप चाहे देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, कृषि क्षेत्र में देख लो, स्पेस क्षेत्र में देख लो, तकनीकी क्षेत्र में देख लो, इसमें नई नई अनुसंधान होने लगे, राइट, रिसर्च होने लगे। तो फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक क्रांति आने लगी। तो इससे जो मानव था वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को डेवलप होने लगा, वो विकसित करने लगा। तो फिर वो समझने लगा कि हर जगह, हर चीज़ में, हर स्थिति में मनुष्य ही सब कुछ करता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है। तो क्यों ना मनुष्य ही एक विवेकशील क्यों ना है, क्योंकि मनुष्य ही सब कुछ कर रहा है। तो मनुष्य सब कुछ जब कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अनुसंधान हो रहा है, मनुष्य कर रहा है, नई नई तकनीकें खोज रहा है, मनुष्य कर रहा है, वैज्ञानिक क्रांति कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, ठीक, औद्योगिक क्रांति की ओर डेवलप हो रहे हैं, वो मनुष्य कर रहे हैं, राइट। तो हर जगह मनुष्य, मनुष्य ही सब कुछ है। तो इसलिए आप देखोगे कि वहां पर इस उदारवादी विचारधारा उत्पन्न हो गई। तो वहां पे कई सारे ऐसे विचारक रहे हैं, जैसे आपने सुना हो बेंथम थे, एक जॉन लॉक थे, J.S. मिल थे। तो ऐसे ये जो विचारक रहे हैं वहाँ पर, इन्होंने ही उदारवादी विचारधारा के स्वरूप को काफ़ी विस्तृत किया और उसे अलग अलग तरीके से विचारधारा को मनुष्य को केंद्र में रखते हुए अपनी फिलॉसफियों का वर्गीकृत किया। तो हम इसी में, ये कुछ कारण थे जिसमें मैंने आपको बता दिया, औद्योगिक क्रांति भी एक कारण थी, वैज्ञानिक क्रांति हम जैसे बोल सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जो राजा था, जो भी पोपशाही व्यवस्था भी थी देखा जाए तो उसको भी उन्होंने अस्वीकृत किया, धर्म को अस्वीकृत किया, राइट। उन्होंने धर्म जैसी कोई व्यवस्था को किसी नहीं माना, क्योंकि वहाँ पे वैज्ञानिक क्रांति ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने लगी, फिर वहाँ पे धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो कम होने लगा, ठीक। तो इसलिए अब देखोगे जो उदारवादी नीति है या उदारवादी विचारधाराएं जो विचारक रहे हैं, उन्होंने किसी धर्म जैसी किसी व्यवस्था को नहीं माना है। साथ ही साथ एक मिनट, उन्होंने राजशाही जैसी व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल अस्वीकृत किया है। तो उदारवादी आप देखोगे तो इसके अंतर्गत आप समझो, उदारवादी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। तो क्या क्या पढ़ते के मतलब को पहले आप यहाँ समझ लियो कि उदारवादी का मतलब क्या है, उदारवादी का मतलब क्या है। तो इसकी पहले दार्शनिक मान्यता को समझते हैं। उदारवादी की दार्शनिक मान्यता, यानी कि दार्शनिक मान्यता का मतलब ये है कि दर्शन क्षेत्र में हम उदारवादी को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि दर्शन क्षेत्र में हम उदारवादी को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो इसको लेकर के अलग अलग विचारों ने अपनी अपनी मान्यताएं दी हैं। बहुत सारे विचारक रहे हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं दी हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जॉन लॉक रहे हैं और बेंथम रहे हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा देखोगे तो व्यक्ति को महत्व दिया, व्यक्ति को ही महत्व दिया। उन्होंने यही स्पष्ट किया है कि दर्शन क्षेत्र में कि व्यक्ति जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील का मतलब ये है वो हर चीज में स्वयं में वो चीजें जानता है, राइट। वो किसी व्यक्ति, दूसरे तीसरे व्यक्ति द्वारा वो सिखाया जाना नहीं है या किसी संस्था के माध्यम से वो प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। वो विवेकशील, हर चीज में करने के लिए निपुण है, हर चीज को वो कर सकता है, राइट। उसके अंदर स्वविवेक है। अगर वो कोई निर्णय लेता है क्या सही है क्या गलत है, वो उस चीज को जागरूक है, वो उस चीज को जानता है। तो इसलिए यहाँ पर जो विचारक रहे हैं उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि मानते हुए, मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, राइट। और विवेकशील प्राणी है इसलिए व्यक्ति अच्छे बुरे की, कर्म की सभी चीजों को, प्रधानता को समझता है। यानी कि दूसरी बात ऐसी में कह सकते हो कि विवेकशील प्राणी है, साथ ही साथ क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है या क्या गलत है, या हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अच्छा और बुरा, इसकी वो स्वयं पहचान जानता है,
इसकी वो स्वयं पहचान जानता है, यानी कि जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसकी वो स्वयं पहचान जानता है, वो इस चीज से स्वयं प्रभावित होता है। यानी कि मनुष्य अगर निरंतर विवेकशील है, अगर वो कोई कृत्य कर रहा है, अगर वो कृत्य कर रहा है तो अपनी अच्छाइयों के लिए कर रहा है, अगर वो कोई कृत्य कर रहा है तो वो बुराइयों के लिए कर रहा है, तो भी वो एक विवेकशील है। यानी कि वो अपने अपने आप में वो ये चीजें जानता है, अपने आप में वो चीजें परखता है कि हम जो कृत्य कर रहे हैं क्या वो अच्छा है या सही है, यानी कि अच्छे और सही की वो भलाई या बुराई को वो समझता है। राइट। तो यहाँ पे ये स्पष्ट जो विचारक रहे हैं इन्होंने यही कहा है कि हम एक व्यक्ति हैं, हम एक विवेकशील प्राणी हैं और हम अपने जीवन में जो कृत्य कर रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, इस चीज को हम समझते हैं। राइट। इस पर किसी थर्ड पर्सन या किसी संस्था का कोई भी प्रभाव या कोई किसी प्रकार का सिफारिश नहीं हो सकता। ओके, इसलिए यहां मनुष्य को इन्होंने केंद्र में रखा। दूसरी बात आप देखोगे दूसरी बात आप इसी में देखोगे, क्योंकि मनुष्य विवेकशील है और विवेकशील होने के नाते वो अच्छा बुरा जानता है, और अच्छा बुरा अगर वो जानता है तो वो उसी प्रकार कृत्य करता है। तो हर मनुष्य चाहता है कि वो अपनी भलाई करे, अपनी भलाई करे। इसलिए मनुष्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इन मनुष्य को केंद्र में रखते हुए इन्होंने यही कहा है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और यह सही या गलत इस चीज का वो स्वयं में फैसला समझता है, स्वयं में निर्णय के लिए वो स्वतंत्र है, स्वयं में निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। किसी भी अदर संस्था किसी भी अदर व्यक्ति द्वारा उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि उस चीज के लिए वो स्वतंत्र है। और वो कितना सही है क्या गलत है वो चीज को समझता है, वो जानता है और वो स्वयं की भलाई करने के लिए ही करता है। यानी कि जो भी मनुष्य कृत्य करता है वो अच्छा है कि बुरा है वो डजंट मैटर, वो डजंट मैटर, लेकिन वो अपनी भलाई के लिए करता है, वो इस चीज को समझता है अच्छा है क्या बुरा है। राइट। तो इसलिए इस मनुष्य पर किसी प्रकार का भी प्रतिबंध वो बुरा है। मनुष्य स्वयं में जागरूक है इस चीज को जानने के लिए, मनुष्य स्वयं में स्वविवेकशील है इस चीज को जानने के लिए कि क्या सही है क्या सही गलत है। ये मनुष्य अपनी चेतना के द्वारा अपनी चिंतन प्रक्रिया के द्वारा हर चीज को परखता है। तो मनुष्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना अनुचित है। ओके, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हो इसके क्या मतलब है। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो बेंथम जैसे विचारक रहे हैं तो इन्होंने भी यही कहा है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। ऑब्वियसली देखा जाए तो व्यक्ति को केंद्र में इन्होंने इसलिए रखा, भले ही इनका मात्रात्मक सुख रहा है, जे.एस. मिल का आप देखो गुणात्मक था। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। इसका अर्थ आप ये समझिए कि उदारवादी चरण के मतलब का मतलब यही है कि उन्होंने व्यक्ति को एक केंद्र में रखते हुए उन्होंने यही कहा है कि हर व्यक्ति अगर कोई कृत्य कर रहा है तो वो अपने सुख के लिए करता है। कोई भी कृत्य हो, अगर वो समाज में, वैसे समाज की यहाँ बात नहीं आएगी, अब हम औपचारिक रूप से समाज को लेना पड़ेगा। जैसे समाज में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहा है या किसी भी प्रकार का परिश्रम कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है, अपने हित के लिए कर रहा है, अपने सुख के लिए कर रहा है। और वो सुख इन्होंने क्या मात्रात्मक सुख रखा। तो आप यहाँ ये चीज समझिए कि व्यक्ति विवेकशील यहाँ भी है, विवेकशील यहाँ भी है, लेकिन इनका बताने का तरीका था वो थोड़ा अलग प्रकार का था। राइट, बताने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ये मनुष्य जो है, मनुष्य को केंद्र में रखते हुए इन्होंने भी अपनी ही विचारधारा को रखा कि हर मनुष्य ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा। यानी कि कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे सुख प्राप्त ना हो, कोई मनुष्य नहीं चाहता, हर मनुष्य सुख प्राप्त चाहता है। तो हर मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए, किसी भी कृत्य को करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। वो हर मनुष्य कोई भी कृत्य करने के लिए वो तैयार रहता है कि हाँ मुझे सुख ही सुख होना चाहिए, हम कोई भी कृत्य करने के लिए हम आपके प्रति आकर्षित हैं। ठीक, या किसी भी फैसले को लेने के लिए या कोई भी कृत्य करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर मनुष्य ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। और ये जो सुख प्राप्ति है ना, ये मनुष्य की ही इच्छा को निर्भर करती है, ये मनुष्य की इच्छा को प्रदर्शित करती है। इसलिए ये उदारवादी नीति के अंतर्गत एक दार्शनिक मान्यता में ही ये आएगा। ओके, तो आप ये चीजें ले सकते हो। इसके बाद आप देखोगे जे.एस. मिल जैसे विचारक रहे हैं, उन्होंने भी एक बात कही है। उन्होंने ये कहा था
कि जो व्यक्ति है वो अपने मन और शरीर का स्वामी है, उसका मालिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है वो अपना मन, यानी कि उस पर किसी प्रकार का आप मन पर या उसके व्यक्ति के शरीर पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते, या उस पर किसी प्रकार का हक नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी एक मनुष्य है, राइट, कोई भी एक मनुष्य है, इस मनुष्य पर किसी भी प्रकार का आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो। यानी कि मनुष्य जो है वो अपने मन, अपने शरीर, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, उस पर किसी प्रकार किसी का हक नहीं है, किसी का हक नहीं है, राइट। आप समझोगे पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था है उसमें देखा हो, नारियों पे देखा जाए तो हक होता है, नारियों पे हक देखा हो, नारियों पे उसके शरीर पे हक होता है। लेकिन इसमें आपने देखा हो कि किसी भी मनुष्य पर, मनुष्य के अंतर्गत महिला भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे, दोनों आएंगे। अब दोनों आएंगे तो इसके अंतर्गत जो मनुष्य का मन है, मनुष्य की मन तो आप जानते ही हो, जो वो मन के अकॉर्डिंग जो भी काम करते हैं वो। इसके बाद शरीर, जो उसका स्ट्रक्चर एक भौतिक रूप है, मन एक दार्शनिक रूप है, और शरीर उसका भौतिक रूप है। इन दोनों पर किसी भी दूसरे पर्सन का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक, कोई भी अधिकार नहीं है। वो स्वयं में कृत करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मनुष्य को आप नियंत्रण करो या उस पर किसी प्रकार का आप बल फोर्स करके उस पर निरंतर मेहनत कराओ, नहीं करा सकते हो। व्यक्ति स्वयं में विवेकशील है, व्यक्ति के मन और शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। ये जेएस मिल कहते हैं, ओके। तो मन और शरीर पर व्यक्ति का ही अधिकार है, व्यक्ति का ही अधिकार है, उस पर दूसरे किसी पर्सन और संस्था का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति पर, अगर किसी भी प्रकार का अगर आप व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का अगर आप प्रतिबंध नहीं लगाते हो, राइट, किसी भी प्रकार का अगर प्रतिबंध नहीं लगाते हो तो निश्चित रूप से समुचित समाज की भलाई हो जाएगी, समुचित समाज की भलाई हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हर मनुष्य को अगर खुला छोड़ दिया जाता है, हर मनुष्य को अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो निश्चित ही वो मनुष्य अपने कृत करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। और वो जब वो कृत करने के लिए स्वतंत्र है तो अपना विकास कर लेगा, और हर व्यक्ति जब विकास कर लेगा तो समुचित समाज की भलाई हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर समाज की भलाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समाज स्वतः विकसित हो जाएगा, स्वतः विकासशील हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, मनो शरीर पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ओके। तो व्यक्ति कृत करने के लिए स्वतंत्र है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करेगा, अपने को डेवलप करेगा, तो हर व्यक्ति डेवलप करेगा, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, राइट। उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है तो सबसे समाज की ऑटोमेटिक भलाई हो जाएगी, कोई इसमें कहने की बात ही नहीं, ओबियसली हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो उसके अंतर्गत। तो इसलिए मनुष्य को खुला छोड़ देना चाहिए, मनुष्य पर किसी प्रकार का किसी संस्था द्वारा या किसी सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, मनुष्य को खुला छोड़ देना चाहिए। और मनुष्य जब खुला छोड़ जाएगा तो निश्चित ही वो अपने को विकासशील कर लेगा और इससे समुचित समाज की भलाई हो जाएगी। ये जेएस मिल कहते हैं, ओके। चलिए अब बात हम इसी में करते हैं। वैसे तो उन्होंने देखा जाए तो उदारवादी हमेशा परंपरा को तो विरोधी रहे हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। और रूढ़िवादी में आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी प्रथाएं रही हैं, ठीक, दास प्रथा चाहे ले लो, चाहे महिला में देखो एक सती प्रथा ले लो, जात प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, बलि प्रथा, इतनी जो सारी प्रथाएं परंपरागत प्रथाएं हैं, इनका ये विरोधी रहे, इनका कोई मतलब नहीं। ये तो मनुष्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, और मनुष्य पर प्रतिबंध लगाएंगे तो मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, मनुष्य विवेकशील नहीं हो पाएगा, तो मनुष्य कैसे अपने को विकास कर पाएगा। इस प्रकार के पूर्ण प्रतिबंध को हटाते हैं। ये कहते हैं ये परंपरागत जो समाज है वो कोई समाज नहीं, बेकार का समाज है, एक ये मनुष्य को प्रतिबंधित करता है, ओके। तो ये रूढ़िवादी जो अनुदारवादी जो व्यवस्था रही है, अनुदारवादी हम कह सकते हैं, रूढ़िवादी जो रूढ़िवादी विचारधाराएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं देखे जाए परंपरागत चीज़ें मानते हैं, जैसे कि धर्म पे विश्वास, ईश्वर पे, लौकिक परालौकिक, जात प्रथा, सती प्रथा, ये प्रथाएं जो हैं, या महिला प्रथा या महिलाओं को प्रतिबंधित करना, ये चीज़ें की जो है ना परंपरागत थिंकिंग है, ये मनुष्य की निगेटिविटी को क्या करते हैं, एक प्रकार से बढ़ावा देते हैं। तो इससे मनुष्य विकास नहीं कर पाता है, इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये देखा जाए तो अनुदारवादी परंपरावादी जो विचार रहे हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था या अनुदारवादी व्यवस्था के, ये विरोधी रहे हैं, ओके। आप ये समझ लीजिए। इसके बाद नाजिक भी रहे हैं। तो नाजिक जैसे विचारक रहे हैं, महान विचारक, उन्होंने भी एक बात कही है
जैसे जेएस मिल ने, इसी के अंतर्गत मैंने लॉक के विचार पढ़े। लॉक, मनुष्य स्वयं में विवेकशील है, और लॉक ने तो इतना तक कह दिया कि मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त हैं वो जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि मनुष्य को जन्मजात अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि जैसे संपत्ति हुई, उसे स्वतंत्रता हुई, राइट, संपत्ति स्वतंत्रता उस मनुष्य को जन्मजात प्राप्त है। यानी कि जन्मजात का मतलब है जब से मनुष्य पैदा होता है तो उसका संपत्ति पर अधिकार है। समझ सकते हो, संपत्ति पर अधिकार है, उसे स्वतंत्रता पर अधिकार है, उस पर किसी प्रकार का आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये जॉन लॉक जैसे महान विचारक कहते हैं, समझ रहे हो। तो आप यहां समझिए, नॉजिक के पहले समझ लो। तो नॉजिक जो है ना, उन्होंने स्पष्ट ये कहा है, आत्म सिद्धांत, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत का उन्होंने स्पष्टीकरण किया है, और उन्होंने यही बोला है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने शरीर और उसकी क्षमता का स्वामी स्वयं में है। यानी आत्म स्वामित्व का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो स्वयं में क्या है, क्षमतावादी है, या हम कह सकते हैं वो अपने शरीर का और क्षमता का स्वयं में स्वामी है, राइट। आत्म स्वामित्व, आत्म का मतलब यहां होता है आत्म निर्धारण। आत्म निर्धारण का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, जो आत्म निर्धारण का जो सिद्धांत आता है वो यहीं से निकलता है। यानी कि आत्म निर्धारण का मतलब ये है कि हम जो करेंगे जीवन में वो अपने हित के लिए करेंगे, राइट। दूसरी कंडीशन है कि हम अपने आत्मनिर्भरता के एक इस प्रकार से स्वतंत्र हैं कि हमारी आत्मा पर किसी प्रकार का किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। हमारी आत्मा प्राकृतिक है, उस चीज का हम स्वामित्व हैं, उस चीज को हम समझते हैं। हमारी किसी प्रकार की, मेरी आत्मा पर किसी दूसरे थर्ड या दूसरे पर्सन किसी संस्था का हम पे कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता है। हम अपने में स्वयं में आत्म स्वामित्व हैं। तो आप किसी भी एंगल से देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से देख लीजिएगा, जो भी उदारवादी समर्थक रहे हैं वो मनुष्य को ही केंद्र मानते हैं। चाहे वो अलग अलग, वो बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साध्य जो चीज है ना वो व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही बोला जाता है। उसी को सब पर्सन यही बोलते हैं कि व्यक्ति एक केंद्र में रखकर स्वयं में विवेकशील है। तो यहां पे उन्होंने यही दिया है, नाजिक ने स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति जो है अपने शरीर और क्षमता का स्वामी है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने शरीर का तो स्वामी है ही, साथ ही साथ अपनी क्षमता का भी है। यानी कि जो भी अपने मनुष्य अपने जीवन में क्रियाकलाप करता है, जो भी एक्टिविटीज करता है, उस एक्टिविटीज में जो भी अपनी क्षमता का वो यूज करता है वो स्वयं में करता है, स्वयं की क्षमता है उसका। तो वो स्वयं में जब उसकी क्षमता है तो स्वामी तो स्वयं का ही हुआ ना, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता फिर, क्योंकि शरीर भी उसका है, उसके अंदर जो भी पावर है, जो भी उसके अंदर कैपेसिटी है, जो अभी एप्टीट्यूड है, उसके अंदर जो अभिक्षमता है, वो एक अभिक्षमता देखा जाए तो प्राकृतिक है। वो अभिक्षमता प्राकृतिक है, उस पर किसी ने उसे दी नहीं है, उसे किसी ने नहीं दी है, ना किसी ने, ना उसकी कोई छीन सकता है, ना किसी ने दी है, ना कोई उसकी छीन सकता है, ना कोई किसी ने उसका शरीर दिया है, ना कोई उसका छीन सकता है। ये चीज प्राकृतिक है, इसलिए व्यक्ति आत्म स्वामित्व है, यानी कि स्वयं में वो विवेकशील है, स्वयं में वो विवेकशील है। अब आप देखिए, किसी भी एंगल से आप देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, वो व्यक्ति को क्या मानते हैं, वो व्यक्ति को केंद्र में ही मानते हैं, व्यक्ति को केंद्र में ही मानते हैं। एक हर तरीके से आप देख लो, व्यक्ति को वो केंद्र में ही मानते हैं, चाहे वो नॉजिक हो, चाहे लॉक हो, चाहे जेएस मिल हो, ओके, चाहे वो बेंथम हो, हर एक विचारक रहे हैं वो व्यक्ति को केंद्र में ही मानते हैं, व्यक्ति को विवेकशील ही मानते हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद अगर आप देखोगे, एक विचारक जॉन रॉल्स और रहे हैं, जो जॉन रॉल्स रहे हैं, उन्होंने आत्म साध्य का सिद्धांत उन्होंने दिया है। कांट भी आप अगर देखोगे तो व्यक्ति स्वयं में विवेकशील है, कांट के भी हम थोड़ा अब समझ लेंगे। यहाँ पे वो भी उदारवादी विचारक रहे हैं। तो रॉल्स ने दार्शनिक मान्यता दी है, रॉल्स ने भी दार्शनिक मान्यता दी है, यानी कि जो उदारवादी विचारधारा है उसकी दार्शनिक मान्यता है, उसके अंतर्गत जॉन रॉल्स ने भी दर्शन में उदारवादी विचार को अव्यक्त करते हुए व्यक्ति को केंद्र में रखा है। इन्होंने इनकी एक
अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये कहा है आप साध से पहले हैं, यानी कि सेल्फ इज प्रायर टू एंड इन, सेल्फ इज प्रायर, सेल्फ इज प्रायर टू एंड इन। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति जो है, यानी कि आप या व्यक्ति जो है वो साध से पहले हैं, साध से पहले, यानी कि साध बाद में है और आप पहले हैं। आप पहले हैं, साध बाद में, यानी कि अगर हम किसी भी तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, ओके, हम किसी भी चीज को समझने का प्रयास करते हैं, कोई भी फिलॉसफी को समझते हैं, राइट, तो उसके अंतर्गत साध, जिस चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो बाद में है और हम पहले हैं, क्योंकि हम अपनी क्षमता से समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी क्षमता से समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जॉन रॉल्स ने एक बहुत अच्छी अपनी दार्शनिक मान्यता दी है कि मनुष्य जो है वो साध से पहले है, मनुष्य जो है वो साध से पहले है, और साध अगर किसी मनुष्य का होता है, किसी मनुष्य का साध हो सकता है, चाहे वो धर्म ले लो, चाहे वो किसी भी फिलॉसफी, नीति मीमांसा, चाहे तत्व मीमांसा, कोई भी साध ले लो, ओके, अगर वो उसके प्रति मेहनत कर रहा है, अपने को ज़्यादा बलपूर्वक उस पर निरंतर प्रयास कर रहा है, तो वो व्यक्ति ही तो कर रहा है, तो व्यक्ति तो कर रहा है, साध सो बाद में है, तो पहले तो व्यक्ति होगा ना, क्योंकि व्यक्ति प्रयास कर रहा है, व्यक्ति मेहनत करके उस चीज़ को, साध को समझ रहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने यही कहा है, साध कुछ भी हो सकता है, साध में आप चाहे तकनीक ले लो, ठीक, साध में आप चाहे धर्म ले लो, साध में आप चाहे कुछ भी साध ले सकते हो, यानी कि मनुष्य जो अंतिम चीज को प्राप्त करना चाहता है वही साध है, राइट। अब वो साध से पहले इसलिए है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, उस चीज को पाना चाह रहा है, तो मनुष्य पहले है, साध बाद में है। ये जॉन रॉल्स जैसे महान विचारक ये बात कहते हैं, राइट। बहुत अच्छी इनकी फिलॉसफी है। जॉन रॉल्स का आप न्याय सिद्धांत पढ़ोगे, बहुत अच्छा है, मैंने इसको समझाया हूं। चलिए, तो आप यहाँ पे स्पष्ट कर लीजिए कि आप जो हैं वो साध से पहले हैं, आप जो हैं वो साध से पहले हैं। तो आप यहाँ खुद समझ सकते हो कि जितने भी उदारवादी विचारक रहे हैं, राइट, जितने भी उदारवादी विचारक रहे हैं, इन उदारवादी कहीं ना कहीं व्यक्ति को ही विवेकशील मानते हैं, व्यक्ति ही सब कुछ है, राइट। चाहे आत्म स्वामित्व का सिद्धांत ले लो, चाहे व्यक्ति स्वयं में, व्यक्ति अपने आप में साध्य है, या हम ये कह सकते हैं कांट जैसे विचारक व्यक्ति स्वयं में साध्य है। यानी कांट ने तो ऐसी धारणा दी कि व्यक्ति ही सब कुछ है, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, हर चीज में व्यक्ति है, यानी कि हर जगह वो देखते हैं व्यक्ति को देखते हैं, यानी कोई फिलॉसफी बनी है, कोई चीज बनी है, वहां वो व्यक्ति ही बना है, वहां से भी व्यक्ति ही बना है, ओके, हर जगह से व्यक्ति है। तो कांट जैसे विचारक जो रहे हैं, महान विचारक, उन्होंने व्यक्ति को सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना, ओके। चलिए, तो आप ये समझ सकते हैं, ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं जॉन रॉल्स। दूसरी कंडीशन ये है, जबकि जेएस मिल क्या कहते थे, जेएस मिल ने अभी क्या कहा था, जेएस मिल ने स्पष्ट ये कहा था कि व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी मालिक है, ओके, वो भी वही चीज आ गई, व्यक्ति मन और शरीर का मालिक है। इन्होंने, जॉन रॉस ने कहा है व्यक्ति जो है वो साध से पहले है, ठीक, और नॉजिक ने स्वामित्व का सिद्धांत दिया है, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत दिया है, ओके। तो आप ये समझ सकते हो कि हर कंडीशन में व्यक्ति को ही विवेकशील मानते हैं, हर जो जितने भी उदारवादी विचारधारा का। चलिए, तो ये कुछ इनके मतलब थे कि कैसे उदारवाद का मतलब क्या होता है, इसके विषय में हमने समझा। अब उदारवाद के कुछ अलग अलग आप देखोगे, आर्थिक आधार कुछ अलग हैं, इसमें सामाजिक आधार भी हैं और राजनीतिक आधार हैं, इनको थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले उदारवाद, एक मिनट, एक चीज और लिख लो, मैंने उदारवाद के मायने समझ लिए, उदारवाद के मायने या उदारवाद का मतलब मैंने समझ लिया। उदारवाद का मतलब यही है कि हर जगह व्यक्ति को ही केंद्र में माना गया है, व्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं, हर प्रकार का प्रतिबंध है वो बुरा है, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, हर प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यही उदारवाद का एक मतलब है। और उदारवाद का मतलब सीधा यही है कि व्यक्ति विवेकशील है, राइट, व्यक्ति विवेकशील है, वो किसी भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो समुचित समाज की भलाई हो जाएगी, यही क्या कहता है उदारवाद का एक मतलब है, उसका एक स्वरूप है, राइट।
चलिए अब हम इसके अंतर्गत आप देखोगे इसके कई सारे चरण भी हैं। चरण से पढ़ने से पहले हम इसके आधार को थोड़ा समझ लेते हैं। उदारवाद के आधार में आप देखोगे तो इसके आर्थिक आधार भी हैं। तो आर्थिक आधार में राजनीतिक आधार आप समझोगे कि राजनीतिक इसके क्या आधार हैं, सामाजिक आधार क्या है, ठीक। तो आप यहां समझो आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार, सामाजिक आधार। तो आर्थिक आधार में आप क्या समझने का प्रयास करोगे कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं में स्वतंत्र है, राइट, अगर वो स्वयं में स्वतंत्र है तो वो किसी भी कृत्य करने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी कृत्य करने के स्वतंत्र है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ अगर वो किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो वहां से जो मेहनत करके अपनी संपत्ति को कमा रहा है तो वो संपत्ति उसकी है, वो संपत्ति उसकी है। उसकी संपत्ति पे आप किसी प्रकार का वितरण या नियंत्रण नहीं कर सकते हो। ओके, किसी प्रकार का वितरण और नियंत्रण आप नहीं कर सकते हो। इसलिए इसका जो आधार आप देखोगे, इसका जो आधार आप देखोगे वो है पूंजीवाद। और पूंजीवाद में आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति रखने का अपना एक ज्यादा से ज्यादा संपत्ति रखने का सिद्धांत है। ये हम कह सकते हैं कि वहां पर व्यक्ति जो है, पूंजीवाद का मतलब है एक पूंजीवादी व्यवस्था, जो व्यक्ति अपने विवेकशील है, स्वतंत्र है, तो वो अपनी संपत्ति को रखने के लिए या अपनी संपत्ति को कमाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रयास कर सकता है। ओके, तो वही एक आर्थिक आधार है, वही एक आर्थिक आधार है। तो उदारवाद का जो आप आर्थिक आधार देखोगे वो पूंजीवाद ही है। और पूंजीवाद में आप देखोगे हर मनुष्य खुला है वो अपनी संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अगर मनुष्य स्वयं में मेहनत करेगा, उसका प्रयास करेगा, तो निश्चित ही समाज की भलाई हो जाएगी और वह उस संपत्ति को एक अधिग्रहण करेगा और संपत्ति पर उसका एक अधिकार रहेगा। तो लॉक ने तो सीधी ही ये स्पष्ट की है कि संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वो एक प्राकृतिक अधिकार है। ओके, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार माना है, राइट। तो आप यहाँ ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक अधिकार का मतलब यही है कि जो भी वो मेहनत कर रहा है अपने जीवन में, जो मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो स्वतंत्र है, विवेकशील है। तो अपने विवेकशील का यूज करते हुए वो क्या है, संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, संसाधनों का प्रयोग करते हुए संपत्ति कमा रहा है, तो निश्चित ही उसका संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्राकृतिक है, यानी कि उसे कोई मनुष्य द्वारा उसे संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, वो प्रकृति ने स्वयं उसे दिया है कि वो अपनी मेहनत करेगा तो संपत्ति को अधिग्रहण करेगा, संपत्ति पे उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार रहेगा। इसलिए यहाँ पर पूंजीवाद का अर्थ यही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का यूज करते हुए धन को कमाना चाहता है, तो वो मनुष्य स्वयं में स्वतंत्र है। ये आर्थिक आधार है इसका, यानी कि संपत्ति रखने का एक अधिकार है, उसका एक पूंजीवाद है। और पूंजीवाद एक अर्थ उदारवादी के अंतर्गत आर्थिक आधार माना जाता है, राइट। चलिए आप इसी में देखोगे, अगर आप देखोगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था होगी तो वहाँ पर आपको बाजारवादी व्यवस्था देखने को मिलेगी, राइट। क्योंकि कोई भी अगर आप देखोगे जो इकोनॉमिक मार्केट है, इकोनॉमिक की जो मार्केट है वो एक्चुअली में पूंजीवाद पर ही डिपेंड है, राइट। क्योंकि आप अगर मनुष्य निश्चित ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति कमाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो संपत्ति कमाना चाहता है तो निश्चित ही वो क्या है कि वहाँ की जो बाजारवादी व्यवस्था है, बाजारवादी व्यवस्था है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगी, राइट। क्योंकि हर मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति कर रहा है और संपत्ति का वो प्रयोग करते हुए वो अपना भलाई करने के लिए वो क्या है, बहुत सारे ऐसे संसाधनों को वो कमाता है या संसाधनों को वो खरीदता है या अपने जीवन उपयोगी के लिए वस्तुओं को वो खरीदता है, राइट। तो इससे क्या है, इससे वहाँ का जो बाजारवादी व्यवस्था है या बाजारवादी जो नीति है वो समुचित रूप से क्या होगी, विकसित होगी, डेवलप होगी, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे पूंजीवाद अगर है, पूंजीवाद है तो निश्चित ही वहाँ पर बाजारवादी व्यवस्था होगी। ये कौन मानते हैं, ये एडम स्मिथ कहते हैं, एडम स्मिथ और माल्थस जो कहते हैं कि अगर पूंजीवाद है वहाँ पर, अगर पूंजीवाद है तो निश्चित ही आप देखोगे वहाँ पर बाजारवादी जो व्यवस्था है,
बाजारवादी व्यवस्था है वो विकसित होगी। ये एडम स्मिथ और माल्थस जैसे जो विचारक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध विचारक हैं। एडम स्मिथ ने आपने देखा हो, कीन्स की अवधारणा अभी हम आगे समझाएंगे, वो भी आती है इसी में, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कि बाजारवादी जो रहा है ना, बाजारवादी जो है वो एक्चुअली में देखा जाए पूंजीवाद के लिए लाभकारी है, पूंजीवाद के लिए लाभकारी है। ये कौन मानते हैं? एडम स्मिथ और माल्थस स्पष्ट यही करते हैं कि अगर जिस देश में या किसी भी विचारधारा के अंतर्गत पूंजीवादी विचारधारा है तो निश्चित ही पूंजीवाद को तभी विकास हो सकता है जब वहाँ की बाजारवादी व्यवस्था डेवलप हो। और बाजारवादी व्यवस्था तभी डेवलप होगी कि हर मनुष्य स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु खरीदने के लिए, अपनी मार्केट इकोनॉमी को विकास करने के लिए वो निरंतर उसके प्रति प्रेरित रहेगा, या वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं में विकास करने के लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अपने को जैसे कि पूंजीवाद तभी तो विकसित होगा ना कि पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का उपयोग करेगा, पूंजी लगाएगा, उद्योगों को विकास करेगा। तो ये क्या, एक बाजारवादी व्यवस्था है। बाजारवादी और पूंजीवादी ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि जिस देश में पूंजीवाद है उस देश में बाजारवादी होगी, और जिस देश में बाजारवादी विकसित रहेगा वहाँ की पूंजीवादी व्यवस्था काफ़ी डेवलप रहेगी। तो यहाँ पर यही स्पष्ट कहते हैं कि अगर मनुष्य स्वतः में विवेकशील है तो वो विवेकशील होने के नाते वो पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजी को रख सकता है, संपत्ति को रख सकता है। अगर जिस देश में संपत्ति पूंजी व्यक्ति रखते हैं तो निश्चित ही वहाँ का जो बाजारवादी व्यवस्था है वो डेवलप होगी, क्योंकि वो मनुष्य संपत्ति का क्या करेंगे, वो प्रयोग करेंगे, बाजार मार्केट में लगाएंगे, अपनी संपत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए वो संपत्ति का यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि बाजारवादी व्यवस्था स्वतः ही विकसित होगी, राइट। तो आप यहीं समझ सकते हो कि बाजारवादी व्यवस्था जो है वो एडम स्मिथ ने दी है। और बाजारवादी व्यवस्था आप देखोगे ये एक प्रकार की देखी जाए तो पूंजीवाद का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है। यानी कि अगर पूंजीवाद है, यानी कि जिस देश में, अब मान लो कि बहुत सारे देश हैं पूंजीवादी हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोप पूरा पूंजीवादी देश है, ठीक। तो वहाँ पर आप देखोगे तो बाजारवादी जो व्यवस्था डेवलप है, बाजारवादी व्यवस्था डेवलप है वो किस पर आधारित है? वो है पूंजीवाद पर ही, ठीक, पूंजीवाद पर है। तो पूंजीवाद और बाजारवाद दोनों आपस में क्या है? तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए यहाँ पर आता है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, ठीक, क्योंकि बाजारवादी जो व्यवस्था है वो किस पर डिपेंड करती है? पूंजीवादी के लाभ पर डिपेंड करती है। ओके, ये आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर पूंजीवाद जो है वो आर्थिक आधार माना गया है उदारवादी का। दूसरी आती है कंडीशन राजनीतिक आधार। तो राजनीतिक आधार के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे विचार आप देखोगे तो यहाँ पर ये साफ साफ राजशाही व्यवस्था को, पोपशाही व्यवस्था को, ये बिल्कुल सामंतशाही व्यवस्था को ये खत्म करने का प्रयास करते हैं। यानी कि यहाँ पर राजनीति व्यवस्था में इसका जो राजनीतिकरण आप देखोगे कहाँ कहाँ हुआ है? ये ब्रिटेन वाले देशों में हुआ है, ठीक, और अमेरिका में हुआ है, ठीक। तो राजनीतिकरण में आप देखोगे तो यहाँ पर राजनीतिकरण में है कि जो स्वतंत्रता है, यानी कि राजनीति में आगे अंतर्गत आप देखोगे स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा यहाँ पे केंद्र बिंदु में रखा गया है। केंद्र बिंदु में यहाँ स्वतंत्रता को रखा गया है, क्योंकि स्वतंत्रता जो है ना वो मनुष्य के विकास के लिए सर्वोत्तम एक गुण है या सर्वोत्तम एक अवधारणा है, राइट। और इससे मनुष्य क्या है? अपने को विकास कर सकता है। तो हर मनुष्य को खुला छोड़ देना चाहिए, ये तो स्पष्ट है। ऑलरेडी जे.एस. मिल कह चुके हैं कि हर मनुष्य को खुला छोड़ देना चाहिए, तब जो समाज की भलाई हो जाएगी। और खुला छोड़ना ही क्या है? एक स्वतंत्रता है। अगर आप प्रतिबंध लगाओगे तो स्वतंत्रता कहाँ है? तो स्वतंत्रता एक प्रकार का, यहाँ पर स्वतंत्रता जो है वो राजनीतिकरण है, यानी कि मनुष्य का एक राजनीतिकरण होना ही एक स्वतंत्रता है। ओके, अगर मनुष्य को स्वतंत्रता आप दे दोगे तो किसी भी क्षेत्र में विकास कर लेगा, और विकास कर लेगा तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पर राजनीतिक जो सिद्धांत है वो काफ़ी डेवलप होगा, तो राजनीतिकरण अपने आप होगा। ओके, तो आप यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि स्वतंत्रता जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र बिंदु में रखी गई है। दूसरी कंडीशन है, आप देखोगे यहाँ पर कि इन्होंने जो राजशाही व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था को ख़त्म किया है, सामंतवाद को ख़त्म किया। क्योंकि सामंतवाद में आपको ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए
कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत जमींदार लोग थे वो सामंतों के माध्यम से खेती कराते थे। इसके बाद इसी में पोपशाही को आपने पढ़ा हुआ। जो पोप जो धर्म था वो धर्म पर आधारित था, तो धर्म जैसी व्यवस्था को उन्होंने माना ही नहीं है। ओके, राजशाही है, सामंतवाद है, पोपशाही है, इनको ये पूर्ण रूप से खत्म करते हैं और ये स्वतंत्रता को महत्व मानते हैं। ओके, स्वतंत्रता को महत्व मानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिकरण के अंतर्गत उन्होंने स्वतंत्रता को महत्व दिया। अगर स्वतंत्रता जिस देश में मिलेगी तो 100% है, इसके लिए वहाँ पर एक फिलॉसफी होना जरूरी है। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर मुझे उदारवाद का राजनीतिकरण देखना है तो इसके लिए मुझे स्वतंत्रता होना आवश्यक है, स्वतंत्रता होना आवश्यक है। और स्वतंत्रता के लिए मुझे किस विचार में स्वतंत्रता हमें देखने को मिल जाएगी, किस प्रणाली में स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। तो इन्होंने यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन किया। राइट, लोकतांत्रिक प्रणाली। ठीक, लोकतांत्रिक प्रणाली का इन्होंने समर्थन किया, यानी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो व्यक्ति है अपनी राय रख सकता है, वो स्वतंत्र होता है, अपनी राय रख सकता है। ओके, अपनी राय रख सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। ठीक, और ये जो डेमोक्रेसी रहेगी ना, ये डेमोक्रेसी जो रहेगी, इससे मनुष्य जो है वो स्वयं में विकास कर लेगा। इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी का क्या है, समर्थन किया था। तो उदारवादी के हमेशा के अंतर्गत आप देखना स्वतंत्रता देखने को मिलेगी, डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। तीसरी इसमें कंडीशन उन्होंने रखा संविधानवाद। तो संविधानवाद आप देखोगे, संविधानवाद को थोड़ा समझ लो इधर। संविधानवाद एक्चुअली में देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी में देखने को मिलेगा। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, पहले इसका संविधान की कंडीशन है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, साथ ही साथ स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी, ये दो जो ऐसे तत्व हैं जो संविधानवाद को महत्व देते हैं। वैसे संविधान तो कई सारे देशों में मिल जाएगा। संविधान आप देखोगे तो उत्तर कोरिया का भी संविधान है, राइट, दक्षिण कोरिया में, हर एक देश में अपना अपना संविधान है। क्या वहां पर डेमोक्रेसी है? नहीं है। लेकिन संविधान के अंतर्गत डेमोक्रेसी होना जरूरी है, बिना डेमोक्रेसी के संविधानवाद हो ही नहीं सकता है। ओके, क्योंकि संविधानवाद का मतलब ही होता है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता हर देश नहीं देता है ना को, उत्तर कोरिया जैसे देश नहीं देते हैं, बहुत कम। ओके, तो वहां पे क्या संविधानवाद है? नहीं है, डजंट। इसलिए संविधानवाद जो है हर देश में नहीं है, लेकिन संविधान हर देश में है। ओके, तो आप यही स्पष्ट कर लीजिए कि संविधानवाद के अंतर्गत एक प्रकार का देखा जाए डेमोक्रेसी होती है, साथ ही साथ स्वतंत्रता को ये महत्व देते हैं, और जो सरकार है वो सीमित रहती है, यानी कि सीमित सरकार की ये बात करते हैं। ओके, सीमित सरकार की ये बात करते हैं। ये यही कहते हैं कि जो सरकार रहेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार को नकारते हैं, सरकार को नहीं नकारते हैं, बस ये कहते हैं कि सरकार जो रहेगी वो एक प्रकार की नकारात्मक रहेगी। यानी कि सरकार तो रहेगी, लेकिन सरकार का जो पावर रहेगा वो व्यक्तियों से नीचे रहेगा, व्यक्तियों के ऊपर सरकार का कोई पावर नहीं रहेगा। ओके, चलो भी हम समझाते हैं। सबसे पहले इसमें ये समझ लो कि राजनीतिक अंतर्गत, राजनीति आधार में इन्होंने क्या क्या स्पष्ट किया है। राजनीति आधार में इन्होंने स्वतंत्रता को महत्व दिया है, राइट। दूसरी है संविधानवाद को महत्व दिया है, और सीमित सरकार की बात इन्होंने कही है। अभी हम इसको समझाते हैं सीमित सरकार क्या होती है। ठीक, स्वतंत्रता को मैंने स्पष्ट कर दिया है। ओके, तो ये यही मानते हैं कि स्वतंत्रता एक प्रकार का प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता, जॉन लॉक जैसे विचारक तो यही कहते हैं कि संपत्ति स्वतंत्रता ये प्राकृतिक अधिकार है, तो स्वतंत्रता भी एक प्राकृतिक अधिकार है। और प्राकृतिक अधिकार जो होता है ना, प्राकृतिक अधिकार जो होता है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हो। ओके, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। इसलिए यहाँ पर आप देखोगे
कि संविधानवाद जो दिया गया है ना, वो स्वतंत्रता पर ही आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित। बिना स्वतंत्रता के संविधानवाद हो ही नहीं सकता है, संविधानवाद बिना स्वतंत्रता के हो ही नहीं सकता है, राइट। तो संविधानवाद के अंतर्गत आप देखोगे कि यहाँ पर अगर स्वतंत्रता है तो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो निश्चित ही होगी, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही यहाँ पर होता है जनता का तंत्र, और जनता का तंत्र वहीं होगा जहाँ पर स्वतंत्रता उन्हें मिलेगी। ओके, जहाँ पर उनको स्वतंत्रता मिलेगी वहाँ पर ऑब्वियसली लोकतंत्र मिलेगा। तो जहाँ स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का आधार कहाँ छिपा है, संविधानवाद में है, राइट, संविधानवाद में। तो संविधानवाद का मतलब भी लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, संविधानवाद एक दूसरे के पूरक हैं, और संविधानवाद के अंतर्गत आप देखोगे तो स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, इसके बाद लोकतंत्र भी होना चाहिए। लोकतंत्र है तो तभी तो वहाँ स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक। लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का तंत्र। ओके, तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत इन्होंने जो मूल विचार माना है, उदारवादियों ने जो मूल विचार माना है वो संविधानवाद को माना है राजनीति आधार के अंतर्गत, क्योंकि संविधानवाद है तो निश्चित ही वहां पर लोकतंत्र व्यवस्था मिलेगी और स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक। तो ये जो लोकतंत्र है ना, यहाँ पर जनता का तंत्र रहेगा, यानी कि जनता का तंत्र रहेगा। यहाँ पे किसी भी सरकार का पावर जनता पे नहीं रहेगा, सरकार का पावर जनता पे नहीं रहेगा। लेकिन उन्होंने सरकार की बात की है, सरकार की बात करते हैं वो, लेकिन सीमित सरकार की बात। संविधानवाद में सरकार होती है लेकिन सीमित होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो राजनीतिक आधार के अंतर्गत स्पष्ट यही है कि जो सरकार है, जो पुलिस राज्य है, ठीक, सरकार है वो पुलिस राज्य है, ठीक है। और सरकार का एक दायित्व तो ये बनता है कि पुलिस और सेना बनाए रखना। सरकार का यहाँ पे क्या स्पष्ट है, सरकार का यहाँ पे ये स्पष्ट है कि वो पुलिस को बनाए रखेगी, ठीक, और सरकार को बनाए रखेगी। और ये पुलिस और सरकार जो है ना, इसका मतलब ये रहेगा कि व्यक्तियों की रक्षा करना, व्यक्तियों की रक्षा करना। दूसरी बात इन्होंने कही है कि उसकी संपत्ति की रक्षा करना, संपत्ति की रक्षा करना, राइट। और व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध ना लगाना, व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध ना लगाना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, कोई व्यक्ति कुछ, ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरे को मार काट करे। यहाँ पर व्यक्तियों की रक्षा भी तो है, रक्षा भी तो है। तो ऐसा है यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति दूसरे को ठेस पहुंचाता है तो ये सरकार उस पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध का मतलब ऐसा नहीं कि संपत्ति पर प्रतिबंध लगाए, नहीं, उसको दोषी ठहरा सकती है, राइट, उसको दोषी ठहरा सकती है। उसकी जो व्यक्ति की हरण हुआ, जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, उसके साथ न्याय दिला सकती है। ये किसका अधिकार है, ये सरकार का। लेकिन सरकार व्यक्तियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाएगी, ओके। लेकिन हाँ, दूसरे व्यक्ति पर अगर किसी प्रकार का ठेस पहुंच रहा है तो उस पर प्रतिबंध सरकार केवल नियंत्रण कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है कि आप ऐसा नहीं करोगे कि किसी व्यक्ति के साथ अनुचित हो। हाँ, लेकिन ये है कि व्यक्तियों की संपत्ति है, व्यक्तियों का रक्षा करना है, ये एक राज्य का अधिकार बनता है। यानी कि ये पुलिस सरकार होनी चाहिए, और पुलिस सरकार एक प्रकार की, राज्य जो है वो एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य तो रहेगा, राज्य तो रहेगा, लेकिन वो एक किस आवश्यक रहेगा, वो रहेगा राज्य व्यक्तियों की रक्षा के लिए, व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा के लिए, व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा के लिए। इसलिए इस राज्य का कोई भी नियंत्रण, राज्य का कोई भी नियंत्रण किसी भी उद्योगों पर, ठीक, या संपत्ति पर, किसी भी पूंजी पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, संपत्ति और पूंजी पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट है इसमें, इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सीमित सरकार की बात होती है। चलिए अब इसका हम आधार देखते हैं, सामाजिक आधार। तो सामाजिक आधार में आप देखोगे 3rd नंबर का आता है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार में आप क्या पढ़ोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, व्यक्ति को महत्व देते हैं, व्यक्ति को ही सब कुछ मानते हैं,
व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं। तो ये सीधे सीधे व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए व्यक्ति के विवेकशील व्यक्ति का विकास के लिए ये अलग अलग प्रकार से अपने अपने सिद्धांत देते हैं, वो मैंने आपको क्लियरिटी कर दिया है। अब सामाजिक आधार में जो व्यक्ति रहेगा ना, वो समाज में नहीं रहेगा, व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये समाज जैसा कोई धारणा ही नहीं है, यानी कि ना कोई समुदाय है ना कोई समाज है, राइट, ना कोई समुदाय है ना कोई समाज है। इसलिए इन्होंने परिवार, समुदाय, धर्म, एक ऐसी कोई संस्था को ही नहीं माना, इन्हें अस्वीकृत कर दिया। लेकिन सरकार जो है वो सीमित रखी है, सरकार को उन्होंने सीमित जरूर रखा है, बस कोई संस्था नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई सरकार नहीं होगी, कोई भी सरकार सीमित रहेगी, समुदाय नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, ओके, ना कोई परिवार रहेगा, यानी कि परिवार भी नहीं है, परिवार भी नहीं है यहाँ पे। सामाजिक आधार का मतलब यहाँ स्पष्ट यही है कि ये सीधी सीधी व्यक्ति की जीवन, व्यक्ति की संपत्ति और व्यक्ति की जो सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, इसी को ही सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ पर परिवार जैसा कोई भी संस्था नहीं मानते हैं। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि सामाजिक आधार के अंतर्गत वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन, यानी कि व्यक्ति की जीवन की रक्षा, इनको ही महत्व देते हैं, राइट। यहाँ पर आप देखोगे परिवार हुआ, इसको नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, वो परिवार है, धर्म है या कोई भी ऐसी संस्था जो व्यक्ति पर नियंत्रण करती हो, नहीं मानते हैं। एक परिवार आप देखोगे, परिवार अगर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व किसका रहेगा, ठीक, किसका वर्चस्व रहेगा, एक प्रकार का पिता का रहेगा, पिता का अपनी फैमिली में नियंत्रण रहेगा, तो कोई फैमिली जैसी होगी ही नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा। तो यहाँ पे परिवार नहीं है, कोई धर्म नहीं, अगर धर्म मानते हो तो धर्म के लिए फिर एक संगठन बनेगा, और संगठन है वो एक धर्म को मान्यता देते हुए विकास करेगा, तो फिर आप समझ रहे हो ना कि सबकी अलग अलग टकराव होगा, तो धर्म को भी ये नहीं मानते हैं। कोई संस्था ऐसा नहीं मानते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगाती हो, तो इन चीज़ों को ये निकारते हैं। इसलिए हमेशा यही कहते हैं कि व्यक्ति को जन्मजात ही अधिकार प्राप्त हैं, स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन, जब उसे सब ये जन्मजात ही प्राप्त हैं, तो व्यक्ति के लिए फिर कहाँ से परिवार आया, कहाँ से धर्म आया, इनका कोई मतलब ही नहीं होता है, ओके। तो ये एक प्रकार का सामाजिक आधार है, यानी कि ये किसी भी समुदाय को नहीं मानते हैं, यानी कि समाज जैसी बात ही नहीं करते हैं। समाज है, समुदाय है, वर्ग है, एक इनकी कोई बात नहीं मानते। यहाँ पर जात यात कुछ देखने को मिलेगी ही नहीं, जाति है कुछ नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए ये परिवार को, धर्म को, संस्था, समाज, समुदाय, वर्ग, जाति सभी को खत्म करते हैं, केवल व्यक्ति को ही महत्व मानते। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति का जीवन ही सर्वोपरि है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ये इसका एक सामाजिक आधार है। चलिए, तो अब चौथी कंडीशन आप अगर देखोगे इसी में, तो वो आती है भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये धर्म को तो वैसे ही नहीं मानते हैं, ठीक। तो भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत आप देखोगे तो इन्होंने किसी भी प्रकार का ईश्वर नहीं माना, क्योंकि उस समय आप देखोगे तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये वैज्ञानिक तार्किकता पर ही आधारित है, ठीक। वैज्ञानिक है, तार्किकता है, ओके, इसी पर ये आधारित है, समझ रहे हो। तो वैज्ञानिक का मतलब आप समझते ही हो कि वैज्ञानिक है, नए नए अनुसंधान करना, रिसर्च करना। तो ये आप देखोगे भौतिकवादी है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं ये तत्वों पर देखते हैं, चारवाक जैसे भौतिक जो चीज़ें हैं तत्वों पर देखते हैं कि कोई भी जैसे चीज़ है, कोई भी वस्तु दिख रही है, या हमें आगे से हम जो अपने जो आंगिक से देखते हैं, या हम अपनी ओझलों से, आँखों से देखते हैं, तो वो हम क्या देखते हैं, सब भौतिकवादी है, सब भौतिकवादी है, कोई ईश्वर नहीं है। तो ये ईश्वर जैसी वस्तु को वो नहीं मानते हैं, ईश्वर जैसी वो वस्तु को बिल्कुल नहीं मानते हैं। भौतिकता पर आधारित है, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, तर्क वितर्क पर आधारित। ओके, तर्क वितर्क का मतलब है अगर ये कोई भी अपना विकास कर रहे हैं
तो विकास में वो तर्क वितर्क करते हैं, जिसमें आप जानते हो जो भी वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, वैज्ञानिक तकनीकी हैं, मशीनरी क्षेत्र हैं, तो भौतिकतावादी हैं, भौतिकतावादी हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्म जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, कोई धर्म जैसा चीज़, सब कुछ क्या है, भौतिकों से बना हुआ है। और जो वैज्ञानिक क्रियाकलापों के माध्यम से या वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से हम विकास कर रहे हैं, वही सब कुछ है। इसके अलावा ईश्वर धर्म कुछ भी नहीं है। तो ये भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष है, राइट। तो ये सब कुछ क्या मानते हैं, ये यही मानते हैं कि जो भी कुछ है, जो भी कुछ है वो मानव द्वारा ही निर्मित है, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो देश संविधानवाद हो या लोकतंत्र हो, वो भी मनुष्य द्वारा ही निर्मित है, मानव द्वारा ही निर्मित है, किसी ने नहीं उसे बनाया है। ओके, केवल हाँ प्रकृति ने क्या बनाया, स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन, ये प्रकृति ने केवल दिया है, इसके अलावा सब कुछ मनुष्य ने ही किया है, राइट। चाहे उसमें आप संविधान का बात कर लो, चाहे वो किसी भी चीज की बात कर लो। इसलिए ये सीधे सीधे ना धर्म को मानते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं, ना कोई ग्रंथों को मानते हैं, राइट, बिल्कुल नहीं मानते। ये संविधानवाद की सर्वोच्चता को मानते हैं, संविधान की बात की सर्वोच्चता को मानते हैं, राइट। तो इसलिए जो वहाँ पर पोपशाही जो शासन था, धर्म से प्रभावित जो शासन था, जो पोपशाही की मतलब एक सर्वोच्चता थी, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया, ईश्वर को भी अस्वीकार कर दिया। जो वहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म था, राइट, और कैथोलिक धर्म था, इनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ही नहीं मानते। भौतिकवादी पंथ निरपेक्ष हैं, यानी कि भौतिकता पर आधारित ये पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, जहाँ कोई ईश्वर नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, ना कोई धर्म नहीं है। ओके, सीधा सब क्या है, तर्क वितर्क पर आधारित है, सब भौतिक है, सब कुछ भौतिक है, जिसे छुआ जा सकता है, सब कुछ छुआ जा सकता है। ओके, इस प्रकार के इनके विचारक रहे हैं। तो इसलिए ये आप देखोगे तो उदारवादी आप अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भी बात करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके विचार जो हैं देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक देश का दूसरे देश से संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे उदारवादी विचारों की अवधारणा उसमें देखने को मिलती है। जब आपको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाएंगे, उसमें आपको देखना उदारवादी के विचार क्या क्या रहे, वो हमेशा यही चीज़ मानते हैं। तो उदारवादी जरूरी नहीं है कि उदारवादी यही उदारवादी के कई अलग अलग चरण मिलेंगे। उसी में आप देखोगे अभी आगे शास्त्रीय उदारवाद, परंपरागत उदारवाद क्या है, फिर आपका आएगा आधुनिक उदारवाद, फिर नव उदारवाद। तो इनमें थोड़ा अभी संशोधन होगा, ओके, संशोधन होकर के थोड़ा अभी देखने को मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी डिटेल से समझाने का आपको प्रयास किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके चरणों के संदर्भ में विषय में बतलाएंगे। चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए।